नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हिंसक, राज्य में 30% से भी ज्यादा है मराठा, सभी मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का उद्घाटन, पीएम मोदी ने रेल लिंक को बताया ऐतिहासिक, पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश के बीच ये है पहली रेल लिंक। और बिहार में इस साल आए 15,000 से अधिक डेंगू के मामले, पिछले 5 सालों में हुई 608% की अप्रत्याशित वृद्धि, विशेषज्ञों ने मानसून को ठहराया दोषी। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हिंसक हो गया है। भीड़ ने पूर्व मंत्री और 2 विधायकों के आवास और कार्यालयों में आगजनी कर दी। इस मामले को लेकर कई विधायकों और सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इसी बीच मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक भी आयोजित हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि मराठा आरक्षण के मामले में सभी दल एकमत हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का काफी वर्चस्व है। राज्य में इस समुदाय की आबादी 30% से भी ज्यादा है। आंदोलन करने वालों की मांग है कि आरक्षण चयनात्मक न हो और सभी मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, ताकि उन्हें ओबीसी कोटा के तहत नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिले। आइए समझते हैं मराठा जाति समूह को और ये जानेंगे कि ये समूह आरक्षण की मांग क्यों कर रहा है। देखिए, आरक्षण की मांग करने वालों का हमेशा ये तर्क रहा है कि मराठा उच्च जाति के नहीं, बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े हुए लोग थे। 1960 से पहले मराठाओं को कुणबी समाज का प्रमाण पत्र दिया जाता था, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र का गठन होने के बाद ये प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 31% है। यह एक प्रमुख जाति समूह है, लेकिन फिर भी समरूप यानी एक समान नहीं है। इनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क है। इस जाति समूह में पूर्व सामंती अभिजात वर्ग और शासक भी आते हैं और सबसे वंचित किसान भी इसी वर्ग में शामिल हैं। राज्य में अक्सर कृषि संकट, नौकरियों की कमी और सुविधाओं की मांग का हवाला देते हुए इस समाज ने कई आंदोलन किए। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है। साल 1997 में मराठा संघ और मराठा सेवा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला बड़ा मराठा आंदोलन किया था। 5 साल पीछे चलें तो 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव वाला एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया था। विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर जून 2019 में बंबई हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार से इसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार 16% से घटाकर 12 से 13% करने को कहा। फिर इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा आरक्षण ने आरक्षण की 50% सीलिंग का उल्लंघन किया है। आइए ये भी जान लेते हैं कि भारत में आरक्षण की क्या स्थिति है और किस राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। इसे समझने के पहले आपको इंदिरा साहनी मामले का पता होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में शिक्षा और रोजगार में मिलने वाले जातिगत आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। मतलब राज्य जितना चाहे आरक्षण दे, लेकिन आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि जुलाई 2010 के एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देने की सशर्त अनुमति दे दी थी। अदालत ने यह शर्त रखी थी कि राज्य चाहें तो 50% से भी अधिक जातिगत आरक्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य को वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन तमिलनाडु में इंदिरा साहनी मामले के पहले ही 1989 में ही 69% आरक्षण लागू कर दिया गया था। वहीं कुछ राज्यों में हाल के वर्षों में इस सीमा को बढ़ाया गया है, जिन्हें अदालती चुनौती का सामना करना पड़ा है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई राज्यों ने 50% आरक्षण की सीमा से अधिक वाले कानून पारित किए हैं और ये सभी कानून न्यायालयों में चुनौती के अधीन हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 में एक नए खंड को शामिल किया गया था। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए कि आरक्षण पर आपकी क्या राय है। कहा जाता है कि एक रिश्तेदार से ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ोसी होता है। भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और ये खूबी इसे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ोसी बनाया जाता है। बांग्लादेश को भारत के त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम और वेस्ट बंगाल राज्य छूते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक बांग्लादेश की चर्चा हो क्यों रही है, तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। ये जानकर आपको गर्व होगा कि ये सभी विकास परियोजनाएं भारतीय सहायता से बनाई गई हैं। पीएम मोदी ने अखौरा अगरतला रेल लिंक के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण बताया। पीएम मोदी ने परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता की बात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दिनों से ही बांग्लादेश के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं और अब भारत बांग्लादेश रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत बांग्लादेश का आंतरिक व्यापार 3 गुना बढ़ गया है। चलिए एक एक करके तीनों प्रोजेक्ट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की। यह बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच पहला रेल लिंक है। यह बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच बनाया गया है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अखौरा बांग्लादेश के पूर्वी छोर पर मौजूद है। यह रेल लाइन लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। इस रेल लाइन से क्या फायदा होगा? इस रेल लाइन से वही फायदा होगा जो ट्रांसपोर्ट के किसी भी साधन से होता है। इस रेल लाइन से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। किसी को पहले अगरतला से कोलकाता जाना होता था तो यह लंबे रास्ते से घूम कर जाता था। अब ढाका के रास्ते अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा की दूरी और समय काफी कम हो जाएगा। अगरतला अखौरा रेलवे लिंक का इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर निश्चिंतपुर में स्थापित किया जाएगा, जो भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इस रेल लाइन का इंडियन पार्ट 5.46 किलोमीटर का है, जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने फंडिंग दी है, और जबकि बांग्लादेश की ओर 10.6 किलोमीटर ट्रैक बिछाने की लागत विदेश मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखौरा तीस्ता नदी के पास स्थित है। अब बात करते हैं मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की। यह बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बागेरहाट जिले के रामपाल में स्थित है। इसमें 660 मेगावाट के 2 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र शामिल हैं। इस बिजली संयंत्र की स्थापना में लगभग $2 बिलियन की लागत लगी है। यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है और इससे बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट क्षमता जुड़ जाएगी। इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल द्वारा बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले इसकी पहली यूनिट का उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन की। यह पोर्ट लाइन बांग्लादेश में ही स्थित है। यह बांग्लादेश को मोंगला पोर्ट से जोड़ेगी। यह 65 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन है। यह रेल लाइन महत्वपूर्ण रूपसा नदी, मयूर नदी और ओल्ड पाशुर नदी के ऊपर से गुजरती है। स्टडी IQIS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 11 अगस्त 2023 से सुबह 8 बजे हो चुकी है। साथ ही 11 से 15 अगस्त तक स्टडी IQ आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस दौरान कोर्स खरीदने पर अमृत लाइव कोड यूज करेंगे अगर, तो ये कोर्स आपको 26,999 रुपए में हासिल हो जाएगा। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। हाल ही में जारी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस साल अब तक बिहार में 15,000 से अधिक डेंगू के मामले दर्ज हैं। इन 15,000 से अधिक मामलों में 59 मौतें भी हुई हैं। बिहार का ये डेटा पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। डेटा के मुताबिक 2018 और 2023 के बीच डेंगू के मामलों में 608% की अप्रत्याशित वृद्धि हुई। चलिए समझते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि डेंगू के मामलों में इतनी तेजी देखी गई, और ये भी समझेंगे कि डेंगू कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं डेंगू की।
डेंगू एक मच्छर जनित वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते आदि निकल आते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। यह संक्रमण फ्लेविविरिड परिवार के एक वायरस के सेरोटाइप यानी DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 के कारण होता है। हालांकि ये वायरस 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। जब डेंगू का संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें हैवी ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, यहां तक कि पीड़ित व्यक्ति की मौत हो सकती है। DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। आपको बता दें कि डेंगू संक्रमण दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में होने वाली एक आम समस्या है और लगभग 3 बिलियन लोग डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग, चीन, अफ्रीका, ताइवान और मैक्सिको शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में सिर्फ भारत में डेंगू के 67,000 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2017 में डेंगू के मामले में भारत के लिए सबसे खराब साल था। 2017 में लगभग 1.88 लाख डेंगू के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 325 लोगों ने इसके कारण अपनी जान गंवाई। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे बिहार में डेंगू के इतने केस आ गए। डॉक्टरों के मुताबिक बिहार में डेंगू के मामलों और मौतों में वृद्धि का मुख्य कारण मानसून का ज्यादा समय तक रहना है। मानसून आमतौर पर सितंबर के मिड तक रहता है, लेकिन इस साल अक्टूबर के मध्य तक जारी रहा। इसके साथ ही अनियमित बारिश के कारण जगह जगह पानी के उथले तालाब बन गए। ये तालाब खासकर पटना के घनी आबादी वाले इलाकों में बने। ऐसे रुके हुए पानी के कारण मच्छरों को पनपने में आसानी हुई। इसके अलावा लोगों ने वाटर कूलर का इस्तेमाल भी जारी रखा है, जो मच्छरों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल भी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि डॉक्टरों ने पहली बार डेंगू मरीजों में लीवर और फेफड़ों में संक्रमण देखा। डॉक्टरों ने यह भी देखा है कि मरीजों को सामान्य 6 से 8 घंटों के बजाय 2 से 3 घंटों के बाद ही बुखार लौट रहा था। कुछ रोगियों को शरीर में खुजली और उनके लीवर में सूजन की समस्या भी देखी गई है। भारत में ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण अक्सर सुर्खियां बटोरता है। इस बार वायु प्रदूषण से रिलेटेड एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों की जीवन प्रत्याशा औसतन 5.3 वर्ष कम हो रही है। ये रिपोर्ट शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान EPIC के माइकल ग्रीनस्टोन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के लिए अनुमान और भी खराब बताया गया है। दिल्ली में जीवन की हानि का अनुमान 11.9 वर्ष था। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली में रहने वाले अपनी औसत आयु से लगभग 12 साल पहले मर जाएंगे। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से मृत्यु के अलावा उच्च स्तर की विकलांगता और क्रॉनिक बीमारी की भी बात की गई है। चलिए भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं कि प्रदूषण जितना लगता है उससे भी ज्यादा गंभीर और जानलेवा है। भारत में प्रदूषण मुख्यतः ट्रांसपोर्ट के साधनों से, ईंधन जलाने से, औद्योगिक गतिविधियों से, निर्माण कार्यों से और धूल मिट्टी से होता है। स्विस वायु गुणवत्ता सूचना IQ एयर द्वारा बताया गया कि 2022 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 शहर भारतीय थे। ग्रामीण क्षेत्र भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है, क्योंकि कच्ची सड़कों से निकलने वाली धूल और बायोमास के जलाने से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों के उत्सर्जन से यहां प्रदूषण फैलता है। आपको बता दें कि भारत में वायु गुणवत्ता नापने के लिए जिन प्रदूषकों की निगरानी की जाती है उनमें PM10 और PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा शामिल है। इनके अलावा पराली के धुएं या जंगल की आग में बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड भी निकलते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। कैडमियम भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। यह विशेषकर सिगरेट के धुएं से निकलता है। फाइन पार्टिकुलेट पॉल्यूशन हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोन से कम साइज के कणों से फैले प्रदूषण को कहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता के विषय हैं वो हैं अल्ट्रा फाइन कण। ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोन से छोटा होता है और इनको फेफड़े भी फिल्टर नहीं कर पाते और ये सीधे खून में प्रवेश करते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक WHO के मानकों से काफी कमजोर है। जैसे PM2.5 के लिए WHO 5 माइक्रोन की सीमा तय करता है, जबकि भारत में इसकी सीमा 40 माइक्रोन है। मतलब जिस हवा को हम भारत में स्वच्छ मानते हैं वो विदेशों के हिसाब से प्रदूषित है। आपको यह भी जानना चाहिए कि वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा के साथ दिल की, दिमाग की, आंख की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। इतना ही नहीं,
प्लेसेंटा और भ्रूण के मस्तिष्क में भी PM 2.5 पाया गया है। कुल मिलाकर वायु प्रदूषण से आज की और भविष्य की पीढ़ियां खतरे में हैं और हम सभी नागरिकों को अपने अपने स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत के 2 शहरों ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी घोषणा की। यूनेस्को ने इस वर्ष विश्व के कुल 55 नए शहरों को इस सूची में शामिल किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में और केरल के कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत के 8 शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। जल्द ही देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC जल्द ही इसके लिए ट्रायल शुरू करेगा। प्रत्येक डॉक्टर को एक यूनिक ID दी जाएगी जो एक तरह से उसकी पहचान के रूप में कार्य करेगी। यह ID आयोग के एक IT प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी जिस पर संबंधित डॉक्टर के सभी दस्तावेज, कोर्स, प्रशिक्षण और लाइसेंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की 6ठी असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस असेंबली की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई। इस बैठक के दौरान परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को 10% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मलावी संसद, फिजी, सेशल्स और किरिबाती में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में रूसी पुलिस ने रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इजराइल से आने वाले यहूदी यात्रियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान से इसे आप देश मत समझ लीजिए, यह रूस का एक प्रांत है। यह उत्तरी काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। आपको बता दें कि दागिस्तान के पश्चिम में जॉर्जिया और दक्षिण में अजरबैजान है तथा इसके पूर्व में कैस्पियन सागर है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत नाम का एक मंच लॉन्च किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अर्थात इसमें शारीरिक गतिविधि के साथ साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का मौका भी शामिल है। यह एक स्वायत्त निकाय होगा जो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। इसका मकसद युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास को सुविधाजनक बनाना है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? बनारस और कोच्चि, चंडीगढ़ और इंदौर, ग्वालियर और कोझिकोड, पटना और आगरा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण की खबरों में अक्सर आने वाले अल्ट्राफाइन कण क्या हैं? ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोन से छोटा है। ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 1.0 माइक्रोन से छोटा है। ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 1.5 माइक्रोन से छोटा है, या फिर ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन से छोटा है। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, IMF, विश्व बैंक या फिर RBI? सही ऑप्शन है ऑप्शन C, विश्व बैंक। अगला प्रश्न था, हाल ही में सुर्खियों में आया हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किससे संबंधित है? चीन, ताइवान, इजराइल, हमास, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, रशिया और यूक्रेन? सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन, ताइवान। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।